अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मास। आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती है, यानी हमारे जिस्म में जो बलगम की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है इस बीमारी के नतीजे में। हालांकि ये बीमारी हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की नहीं है, यानी हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये बीमारी हमारे मैदे और हमारे खुराक की नाली की बीमारी है। इस बीमारी को गर्ट कहते हैं, जो कि एब्रीविएशन है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर की। हमारे मैदे और हमारी खुराक की नाली के दरमियान एक वॉल्व मौजूद होता है जिसका नॉर्मल फंक्शन हमारे मैदे में से खाने को दोबारा हमारी खुराक की नाली में जाने से रोकना होता है, यानी कि स्टमक से फूड का रिफ्लेक्स करना इनटू द एसोफेगस, इसको ये स्टॉप कर देता है। लेकिन इस गर्ट नामी बीमारी में ये वॉल्व अपना फंक्शन छोड़ देता है, जिसकी वजह से जब फूड हमारे स्टमक में आ जाता है उसके बाद ये वॉल्व बंद नहीं हो पाता और हमारा फूड और उसके साथ साथ स्टमक में मौजूद HCl यानी एसिड भी हमारे स्टमक से एसोफेगस में जा सकता। अब हमारा स्टमक तो एसिडिक pH को सस्टेन करने के लिए और काउंटर करने के लिए बना होता है, यानी कि उसमें ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं उसकी वॉल्स में जो कि एसिड के डैमेज से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हमारी खुराक की नाली की दीवारें इस एसिडिक pH को काउंटर करने के लिए नहीं बनी होती, इसीलिए जब ये एसिड हमारी खुराक की नाली में आने लगता है तो उसकी वजह से हमें एसिडिटी यानी कि हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम होने लगती हैं, तेजाबियत का सामना करना पड़ता है और हमारे एसोफेगस की वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे हमारी बॉडी एक्सेसिव म्यूकस यानी कि बलगम को प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है। ये एक्सेसिव म्यूकस दरअसल हमारे एसोफेगस की वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर फॉर्म कर लेता है और एसिड से बचाता है। लेकिन इसी एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स यानी हमारी सांस की नालियाँ क्लॉग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है और गले में सूजन, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग और इसके अलावा खांसी जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम गर्ट के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें वो मेडिकेशंस दी जाती हैं जो कि एसिड को या तो न्यूट्रलाइज कर दें या फिर उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर दें। पहली कैटेगरी में एंटासिड्स शामिल हैं और दूसरी कैटेगरीज में PPIs यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स शामिल हैं जो एसिड की प्रोडक्शन को कम करते हैं। इसमें अगर मशहूर नाम की बात की जाए तो राइजिक और रूलिंग जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। इन मेडिकेशंस का इस्तेमाल हमारी मेडिकल प्रैक्टिस में काफ़ी कॉमन होता है, लेकिन गर्ट की बीमारी में तेजाबियत का मेन रूट कॉज मेल फंक्शनिंग ऑफ द वॉल्व है, यानी कि वॉल्व का सही काम नहीं करना है। तो इन मेडिकेशंस को अगर हम इस्तेमाल करें भी तो वो हमें शॉर्ट टर्म या टेम्पररी रिलीफ तो पहुंचा सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारे वॉल्व को ठीक करने में कोई रोल प्ले नहीं करती। इसलिए या तो आपको लॉन्ग टर्म इन मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी रखती हैं, या फिर अगर इसके डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मेडिकल साइंस में गर्ट का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी है, जिसमें आप सर्जरी के ज़रिए उस वॉल्व को दोबारा टाइट कर देता है। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम गर्ट को खुद ही घर बैठे उसकी शिद्दत में कमी ला सकते हैं या फिर उसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे स्टमक में एसिड प्रोडक्शन क्यों होती है। दरअसल HCl हमारे फूड में मौजूद पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया को किल कर देता है, हमारी बाइल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, हमारी प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन में और उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा मल्टीपल मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन इसके साथ साथ HCl का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि वो इतनी एसिडिक pH प्रोड्यूस कर देता है स्टमक में, जिसकी वजह से हमारा ये वॉल्व जो कि स्टमक और एसोफेगस के दरमियान मौजूद है ये क्लोज हो जाता है। यानी कि इस वॉल्व को क्लोज होने के लिए एक सर्टेन थ्रेशोल्ड चाहिए होता है pH का। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक इस वॉल्व की मेल फंक्शनिंग या इसके क्लोज ना होने का मेन रीज़न HCl का बढ़ना नहीं बल्कि HCl का कम प्रोड्यूस होना है। यानी कि जब ये एसिड कम प्रोड्यूस होता है और सर्टेन एसिडिक pH रीच नहीं होती तो उस वक्त तक ये वॉल्व क्लोज नहीं होता, रिजल्टिंग आपको गर्ट की बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो यानी अगर हम अपनी डाइट में ऐसे फूड आइटम्स का इस्तेमाल करें जो हमारी pH को लोअर यानी एसिडिफाई करने में हेल्प करें तो उससे हमारे वॉल्व की क्लोजर में हेल्प हो सकती है और रिजल्टिंग हम गर्ट की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन किसी भी ऐसे फूड आइटम्स जैसे कि विनेगर्स जिनमें एसिटिक एसिड मौजूद होता है, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो एप्पल साइडर विनेगर, जिनको हम इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन इन किसी भी फूड आइटम को हम अल्सर के पेशेंट्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते।
या फिर अल्सर की प्रॉब्लम की वजह से। अल्सर को डायग्नोस करने के लिए यूजुअली एंडोस्कोपी करानी पड़ती है, यानी कैमरे के जरिए से आपको अपने स्टमक का मुआयना कराना पड़ेगा, जिससे पता लगेगा कि उसकी वॉल्स डैमेज हुई हैं या नहीं हुई हैं, यानी अल्सर का प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन हम खुद घर बैठे अल्सर के डायग्नोसिस के लिए एक लिटमस टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम एक स्मॉल अमाउंट में डाइल्यूटेड फॉर्म में एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें, यानी 1 to 2 टीस्पून इन 1 ग्लास ऑफ वाटर को हम खाने से पहले, अपनी किसी भी मील से पहले पी लें, और उसके बाद अगर हमारी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स कि आपको अल्सर का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपकी एसिडिटी इंक्रीज नहीं होती या इवन बेटर हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो दैट मीन्स कि आपको अल्सर का प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन पेशेंट्स को अल्सर का प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ गट का प्रॉब्लम है, वो लोग ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ विनेगर्स को, और इसके अलावा सर्टेन टैबलेट्स जैसे ब्यूटेन हाइड्रोक्लोराइड को भी अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे ओवरऑल स्टमक की पीएच को लोअर कर दें और उस थ्रेशोल्ड तक ले जाएं कि हमारा वॉल्व टाइमली क्लोज होना शुरू हो जाए। इसके अलावा अगर आपको गट की प्रॉब्लम है तो आप ऐसे फूड आइटम्स को अवॉइड करें जो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कॉज करने में रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेन्स में मल्टीपल हमारे फूड आइटम्स आते हैं, जैसे कि गंदम भी आ जाता है, चावल भी आ जाता है। इनका इस्तेमाल आपको लिमिटेड करना है ताकि हमारे स्टमक में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन का चांस कम से कम हो। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स में फास्टिंग करना भी बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा फास्टिंग के मल्टीपल और वेज भी मौजूद हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग और ड्राई फास्टिंग, वेट फास्टिंग। आप ये सब भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन दी एंड आपको इस बीमारी को ठीक करने में मदद मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय से आगाह करें, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपने घर वालों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।